वीकेंड है, संडे है, हॉलीडे है, बर्थडे, जी मन नहीं कर रहा है एक एपिसोड और। इतने सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, इतना सारा वेब सीरीज अवेलेबल है, लोग घंटों घंटों देखते चले जाते हैं। बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम वीडियो है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, अल्ट बालाजी है, जी5 है, वूट है, टीवीएफ है, सोनी लिव है। लेकिन इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी तो नेटफ्लिक्स ही है। नेटफ्लिक्स कैसे बन गया विश्व का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म, जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं मनीष मंगलम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। 7 पावरफुल लर्निंग्स दूंगा आज की इस केस स्टडी में, कैसे एंटरटेनमेंट स्पेस का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया नेटफ्लिक्स। मेरा पहला पॉइंट होगा आइडेंटिफाई द बर्निंग पेन ऑफ द कस्टमर। तो कहानी की शुरुआत होती है 1997 से, 1997। इससे पहले अमेरिका में एंटरटेनमेंट का जनरल ट्रेडिशन क्या था? लोग फ्राइडे को डीवीडीज रेंट पे लेते थे, फुल वीकेंड एंजॉय करते थे और डीवीडी वापस कर देते थे मंडे को, वरना लेट फी। अब एंटरटेनमेंट के इतने बड़े नीड को पूरी करने वाली एकमात्र कंपनी थी ब्लॉकबस्टर, जिसके 6000 से भी अधिक फिजिकल स्टोर्स थे। कंपनी मल्टी बिलियन डॉलर्स की थी, 3.91 बिलियन डॉलर उनका रेवेन्यू था। और मजे की बात यह है कि उससे 16% रेवेन्यू कंपनी का लेट फी से आता था, जो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का पेन था। मतलब ब्लॉकबस्टर अपने ही कस्टमर के पेन से पैसे कमाता था। उन्हीं मिलियंस ऑफ कस्टमर्स में से ये बात एक इंसान को बहुत बुरी लगी जब उन्हें $40 का लेट फी पे करना पड़ा। उन्होंने अपनी कंपनी बना डाली। कोई समस्या सहन कर जाता है तो कोई समस्या कोई समाप्त कर जाता है। वो व्यक्ति समस्या समाप्त करने वालों में से थे, वो थे रीड हेस्टिंग। और जो कंपनी उन्होंने बनाई वो कंपनी कुछ और नहीं थी नेटफ्लिक्स। मेरा दूसरा पॉइंट होगा बिल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। इसी साल रीड हेस्टिंग्स ने कंपनी की शुरुआत कर दी नेटफ्लिक्स, और कंपनी का टैगलाइन रखा नो लेट फी। मतलब कस्टमर्स की सबसे बड़ी पेन को उन्होंने अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और कंपनी की शुरुआत कर दी। कंपनी शुरू ही हुई सब्सक्रिप्शन बेस्ड डीवीडी इन मेल सर्विस। मतलब पहले आपको मूवी देखनी होती थी तो आप ब्लॉकबस्टर के फिजिकल स्टोर पे जाते थे, वहां से मूवी लेते थे और देखते थे। अब आपको करना ही सिंपली ये है कि नेटफ्लिक्स को उन मूवीज की लिस्ट भेज देनी है जिन्हें आपको देखना है, और नेटफ्लिक्स उन डीवीडीज को आपको 2 से 3 दिनों के अंदर घर पे पहुंचा देगा। और जब आप वो डीवीडी देख के वापस करेंगे तो नेटफ्लिक्स आपको कोई दूसरी डीवीडी भेज देगा। ये सारा प्रोसेस एक अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन फी पे अवेलेबल था, बिना किसी लेट फी के। इस तरीके से नेटफ्लिक्स ने अपने कस्टमर्स को एंटरटेनमेंट का द बेस्ट एक्सपीरियंस दिया। हालांकि अमेजन को शुरू हुए अभी 3 साल ही हुए थे, और नेटफ्लिक्स का ऑनलाइन डीवीडी डिलीवर करने का बिजनेस आइडिया कहीं ना कहीं अमेजन से तो इंस्पायर्ड था ही। और दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर अभी भी कस्टमर्स के पेन से ही पैसे कमाता रहा। मेरा तीसरा पॉइंट होगा यूजिंग थ्रेट एज अ स्ट्रेंथ। अब 2001 आते आते नेटफ्लिक्स काफ़ी ग्रो होने लग गया। नेटफ्लिक्स के ग्रोथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नेटफ्लिक्स एक दिन में 10,000 से भी अधिक डीवीडीज शिप करने लग गया। अच्छा, इधर 2001 में 2 घटना एक साथ घट गई। पहली तो ये कि डीवीडीज का प्राइस $1000 से घट के $100 पे आ गया, और दूसरी दिल दहला देने वाली 9/11 अटैक। अब हुआ ये कि अमेरिकन घर के बाहर लगभग ना के बराबर निकलने लग गए अटैक के कारण, और दूसरा डीवीडीज का प्राइस हो गया सस्ता, मतलब एंटरटेनमेंट हो गया सस्ता। अब ऐसे में हुआ ये कि डीवीडीज की सेल काफ़ी अचानक से बढ़ गई, और दूसरा बढ़ा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी। समस्या के साथ समाधान जन्मता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समस्याओं में अवसर ढूंढ लेता है, और सामान्य व्यक्ति हर समस्याओं में कठिनाई तलाश लेता है। जहां 9/11 की वो दिल दहला देने घटना के कारण अमेरिकन लगभग घर के बराबर ना निकल रहे थे, इस स्थिति का नेटफ्लिक्स ने अवसर के रूप में इस्तेमाल किया, और उसने अपने कस्टमर्स को घर पे सुरक्षित रहते हुए भी इंटरटेनमेंट का द बेस्ट एक्सपीरियंस दिया। अब इस एक्सपीरियंस के कारण नेटफ्लिक्स का बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पहुंच गया, और नेटफ्लिक्स ने रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट कमाया। 2004 में उसने प्रॉफिट मार्क किया था $1.2 बिलियन का, जो इतिहास का सबसे बड़ा रेवेन्यू था, प्रॉफिट था नेटफ्लिक्स के लिए। अगला पॉइंट लेंगे ईगल साइट ऑन कंपटीशन एंड फाइट। नेटफ्लिक्स की जबरदस्त ग्रोथ देखकर ब्लॉकबस्टर समझ गया कि डीवीडी इन मेल सर्विस का मार्केट बहुत बड़ा है, और नेटफ्लिक्स को डायरेक्ट कंपटीशन देने के लिए ब्लॉकबस्टर डीवीडी इन मेल सर्विस बिजनेस में आ गया। आते ही उसने 2 चीजें की। पहले तो ये अपने बिजनेस स्ट्रक्चर में और एसओपीज बिल्ड करने के लिए $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, और दूसरी अपने बिजनेस में जो उसका 16% का रेवेन्यू आता था लेट फी से, करीब $200 मिलियन का रेवेन्यू उसको पूरी तरह से कट डाउन कर दिया। ऐसे में उसको $400 मिलियन का कॉस्ट आया, पर कोई नहीं। बहरहाल ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स से ही फास्ट ग्रोथ करने लगा, बल्कि पहले साल में ही उसने 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जोड़ लिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहां नेटफ्लिक्स किसी मूवी के डीवीडी को कस्टमर के घर पहुंचाने के लिए अपने वेयरहाउस से प्रोडक्ट को शिप करता था, इसमें उसे 2 से 3 दिनों का वक्त लग जाता था, वहीं ब्लॉकबस्टर अपने 6000 से भी अधिक फिजिकल स्टोर्स का यूज करके सेम मूवी की वही डीवीडी 2 से 3 घंटे में पहुंचा देता था। 2007 तक ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स का भी रेवेन्यू खाने लग गया, नेटफ्लिक्स का भी प्रॉफिट खाने लग गया, और उसी वक्त नेटफ्लिक्स ने
55,000 सब्सक्राइबर्स भी खो दिए। एक तरफ जहां ब्लॉकबस्टर अपनी सफलता की ऊंचाई चढ़ रहा था, वहीं नेटफ्लिक्स एक कठिन दौर से गुजर रही थी। यही वक्त था 2007 का, जब जेपी मॉर्गन से एक स्टेटमेंट आई कि नेटफ्लिक्स इज फेसिंग टफर कंपटीशन फ्रॉम ब्लॉकबस्टर देन ओरिजिनली एक्सपेक्टेड। और इस स्टेटमेंट के आते ही नेटफ्लिक्स का शेयर प्राइस 5% से गिर गया। दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर के अलावा एक और हिडन कॉम्पिटिटर था जो नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर दोनों का ही प्रॉफिट खा रहा था, दोनों का ही रेवेन्यू खा रहा था। वो था वॉलमार्ट। ईगल साइट ऑन कॉम्पिटिशन एंड फाइट। इस कंपटीशन को, इस हिडन कॉम्पिटिटर को नेटफ्लिक्स अच्छे से समझ रहा था। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वॉलमार्ट जैसी रिटेल कंपनी का एंटरटेनमेंट से क्या ही लेना देना, और वो ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स जैसे एंटरटेनमेंट कंपनी को क्यों कम्पीट करेगा। मैं बताता हूँ। वॉलमार्ट ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो लॉस लीडर प्राइसिंग मॉडल यूज कर रहा था। ये एक ऐसा प्राइसिंग मॉडल होता है जहां आप लो मार्जिन लो कॉस्ट प्रोडक्ट कस्टमर को बेचते हैं ताकि आपको कस्टमर का ट्रैफिक मिले, और एक बार कस्टमर का ट्रैफिक मिल जाए फिर उन्हें आप एक्सपोज करके हाई कॉस्ट हाई मार्जिन प्रोडक्ट बेच पाएं। वॉलमार्ट डीवीडी जितनी सस्ती देने लग गया बस इसीलिए कि नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर के बजाय कस्टमर्स वॉलमार्ट के फिजिकल स्टोर पे आए और वहां से खरीदे, और एक बार वहां आए फिर वॉलमार्ट उन्हें और ढेर सारे प्रोडक्ट एक्सपोज करके महंगे प्रोडक्ट बेच के और प्रॉफिट कमा ले। बेसिकली वॉलमार्ट को डिविडिंग मेल सर्विस के बिजनेस से प्रॉफिट लेने का कोई इंटेंशन ही नहीं था, उसे तो बस कस्टमर का ट्रैफिक ही चाहिए था। लेकिन बेचारे नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर का तो ये कोर बिजनेस था, इसी पर उनकी पूरी कमाई टिकी थी। ईगल साइट ऑन कॉम्पिटिशन एंड फाइट। एक तरफ ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स को डायरेक्ट कॉम्पिटिशन दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ वॉलमार्ट नेटफ्लिक्स को इनडायरेक्ट कंपटीशन दे रहा था। इन दोनों कंपटीशन को, हिडन और फ्रंट, इन दोनों कंपटीशन को नेटफ्लिक्स काफी अच्छे से समझ पा रहा था। और तब नेटफ्लिक्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में आया और अपने कंपटीशन को ही किल कर दिया। एक्सट्रीम इनोवेशन टू किल कंपटीशन। मतलब नेटफ्लिक्स अपने कोर बिजनेस डीवीडी इन मेल सर्विस को पूरी तरह खत्म करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट पे लेके गया और अपने कोर बिजनेस को पूरी तरह खत्म कर दिया। मैं बता दूं, ऐसा करने के लिए साहस चाहिए क्योंकि ये चुनौती भरा काम है। इसमें आपकी आइडेंटिटी और इनकम दोनों को ही खोने का बहुत बड़ा रिस्क होता है। कोडेक एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसने रील कैमरा बिजनेस में राज किया। अगर वो चाहता तो डिजिटल कैमरा बिजनेस में शिफ्ट करता, अपनी कोर बिजनेस को खत्म करके डिजिटल कैमरा बिजनेस में शिफ्ट करता, तो शायद आज वो जिंदा होता, हम उसे जानते। इसे बहुत साहस चाहिए, मैंने बताया आपको। बहरहाल नेटफ्लिक्स ने डाटा एनालिटिक्स पे हेविली इन्वेस्ट किया और बिल्ड किया, विश्व का पहला कंपनी बना जिसने पर्सनल रिकमेंडेशन एल्गोरिथम बिल्ड किया और अपने कंटेंट को इंटरनेट की हेल्प से इंस्टेंटली और कॉस्ट इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट किया। इस तरीके से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस जिसे आज हम नेटफ्लिक्स के नाम से जानते हैं उसका जन्म हुआ और एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट का यूज करने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी, और इस तरह नेटफ्लिक्स इंडस्ट्री का मार्केट लीडर बना। जबकि ब्लॉकबस्टर काफी लेट हो गया, बहुत अधिक कर्जे में भी होने के कारण वो बिजनेस में नए स्ट्रक्चर्स बिल्ड नहीं कर पाया, नई टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट नहीं कर पाया और वो मार्केट से बाहर हो गया। इस तरीके से नेटफ्लिक्स ने अपने एक्सट्रीम इनोवेशन के बल पे कंपटीशन को किल कर दिया, बल्कि बर्बाद कर दिया और सफलता की सीढ़ी चढ़ने लग गया। 2010 तक आपको पता होगा नेटफ्लिक्स का इतना जबरदस्त क्रेज था कि इंटरनेट का 30% इंटरनेट यूएसए में नेटफ्लिक्स के कारण कंज्यूम हो रहा था। ये नेटफ्लिक्स की सफलता का एक सूचक है जो बताता है कि नेटफ्लिक्स किस तरीके से अपने कंपटीशन को किल करते हुए सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा था। मेरा अगला पॉइंट होगा किल प्रॉब्लम बिफोर इट किल्स यू। डिज्नी और एचबीओ बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां थी, बल्कि मैं कहूंगा ये विश्व की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां थी। ये अपने कंटेंट को प्रोड्यूस करके टीवी नेटवर्क्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे या थिएटर रिलीज कर देते थे और इन्हीं से वो काफ़ी पैसे ऑलरेडी बना चुके थे। नेटफ्लिक्स इन्हीं से उनके ही कंटेंट का लाइसेंस लेके ऑनलाइन स्ट्रीम करता था अपने प्लेटफॉर्म पे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे नेटफ्लिक्स को यह आभास हो गया कि जिस तरीके से 2007 में ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स के बिजनेस मॉडल को अपनाकर नेटफ्लिक्स को ही डायरेक्ट कंपटीशन देना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही हो सकता है इन फ्यूचर ये डिज्नी और एचबीओ अपने कंटेंट को विड्रॉ कर लें, अपने कंटेंट का लाइसेंस को पुल आउट कर लें और खुद ही ऑनलाइन स्ट्रीम करने लग जाएं। इसी सोच के साथ तब नेटफ्लिक्स ने अपने बिजनेस को थर्ड ऑर्बिट में शिफ्ट किया और उन्होंने खुद ही कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। हाउस ऑफ कार्ड्स जो 2011 में आई थी वो नेटफ्लिक्स का बनाया हुआ खुद का कंटेंट था एज अ प्रोडक्शन कंपनी, जो काफ़ी सफल हुई, काफ़ी विख्यात हुई। पूरे अमेरिका में लोग ने काफ़ी सराहा इसे। और नेटफ्लिक्स ने जितना समय का अंदाज़ा लगाया था उससे पहले, बल्कि बहुत पहले ही
डिज्नी और HBO अपने कंटेंट को पुल आउट करने लगे, वो अपने कंटेंट को विड्रॉ करने लगे। लेकिन अब 2011 में नेटफ्लिक्स खुद चूंकि प्रोडक्शन कंपनी बन चुकी थी, इसलिए वो अब स्टेबल थी और वो सर्वाइव कर गई और उसने वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया OTT का। इस तरीके से आप देखेंगे कि पाएंगे कि नेटफ्लिक्स DVD इन मेल सर्विस से शुरू हुई, उसने अपने बिजनेस को सेकेंड ऑर्बिट में शिफ्ट किया, वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में आई और आज एज ए प्रोडक्शन कंपनी भी काफ़ी सफल है। और आज नेटफ्लिक्स विश्व की सबसे बड़ी OTT प्लेटफॉर्म है। जहां 2007 में नेटफ्लिक्स का शेयर 5% तक गिर गया था, वहीं 2018 में नेटफ्लिक्स का शेयर 10,000% से ग्रो करके विश्व की सबसे सफलतम कंपनियों में से एक कंपनी बन गई। ये तो था नेटफ्लिक्स का विश्व का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म बनने की कहानी। पर मैं चाहता हूं कि आप ये भी समझें कि नेटफ्लिक्स अभी किन चुनौतियों से घिरा हुआ है, किन मुसीबतों से, किन कंपटीशन से घिरा हुआ है। मेरा अगला पॉइंट होगा, इतिहास दोहराता है। आज 14 साल बाद 2007 की तरह नेटफ्लिक्स फिर से दो कंपटीशन से पूरी तरह घिरा हुआ है। 2007 में जिस तरह ब्लॉकबस्टर पूरी स्टेबल कंपनी थी, बिलियन डॉलर कंपनी थी और अपने 6000 फिजिकल स्टोर्स के साथ पूरी तरह तैयार था, उसे तो बस ऑनलाइन आना था नेटफ्लिक्स को पूरी तरह क्रश करने के लिए, जब नेटफ्लिक्स DVD इन मेल सर्विस कंपनी हुआ करती थी। लेकिन आज जब नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन कंपनी है तो प्रोडक्शन का बादशाह डिज्नी नेटफ्लिक्स को डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा है। पर चुनौती यह है कि डिज्नी के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास केवल एक ही इनकम सोर्स है, जो कि है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फी। लेकिन हाउस ऑफ कार्ड्स जैसे कंटेंट को प्रोड्यूस करने में बहुत बड़ी कॉस्ट आती है। अगर नेटफ्लिक्स को हाउस ऑफ कार्ड्स जैसा कंटेंट बनाते रहना है तो उन्हें अपने रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा, जो एक ही इनकम सोर्स होने के कारण लगभग असंभव सा लगता है। इस तरीके से 2007 में जो इक्वेशन ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स के बीच था, आज 14 साल बाद 2021 में सेम वही इक्वेशन नेटफ्लिक्स और डिज्नी के बीच है। दूसरी चुनौती है कि जो काम वॉलमार्ट 2007 में नेटफ्लिक्स के साथ कर रहा था, आज 2021 में एग्जैक्टली वही काम अमेजन प्राइम वीडियो कर रहा है नेटफ्लिक्स के साथ। अमेजन प्राइम वीडियो कस्टमर्स का ट्रैफिक पाने के लिए, कस्टमर को ट्रेड करने के लिए लॉस लीडर प्रिंसिपल को यूज कर रहा है और उसका सब्सक्रिप्शन फी इतना कम है, इतना अफोर्डेबल है कि कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है बिना कोई टेंशन का। लेकिन इस अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन फी के प्राइस को मैच करना नेटफ्लिक्स के लिए लगभग असंभव है। इसका बेस्ट एग्जांपल है द फैमिली मैन और मिर्जापुर। आप एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि इन दोनों कंटेंट को प्रोड्यूस करने में जितना बड़ा कॉस्ट आया था, क्या वो कॉस्ट अमेजन प्राइम वीडियो के सब्सक्रिप्शन फी से कमा पाना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ये लगभग असंभव है। वो बस ऐसा इसलिए कर रहा ताकि उसको कस्टमर का ट्रैफिक मिल जाए। इसलिए मैंने कहा था एग्जैक्टली 2021 में वही कर रहा है जो वॉलमार्ट ने 2007 में किया था। इनफैक्ट इन दोनों कंटेंट को, इन दोनों वेब सीरीज को या तो आपने अपने फ्रेंड के प्राइम अकाउंट से देखा होगा या आपके फ्रेंड्स ने आपके प्राइम अकाउंट से देखा होगा, पर देखा जरूर होगा। अब अमेजन ऐसा क्यों कर रहा है? अमेजन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अमेजन प्राइम वीडियो से पैसे कमाने का कोई टेंशन नहीं है। उसे तो बस इतना चाहिए कि आप उनके प्राइम सब्सक्राइबर्स बने रहें और उनसे ऑर्डर करते रहें, आपके फ्रेंड भी ऑर्डर करते रहें। अगर अमेजन का प्राइम सब्सक्रिप्शन आपके पास होगा तो निश्चय ही आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी अमेजन से ही परचेज करेंगे और यही वो प्रॉफिट होगा जो अमेजन चाहता है। इस तरह 2007 में वॉलमार्ट के जैसा ही नेटफ्लिक्स के कोर बिजनेस को अमेजन प्राइम वीडियो लॉस लीडर के रूप में पब्लिक को ऑफर कर रहा है, जिसके प्राइस को मैच करना नेटफ्लिक्स के लिए लगभग असंभव है। इससे साफ है कि नेटफ्लिक्स ने अपना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन खो दिया है और नेटफ्लिक्स से इसका सबसे अच्छा कंटेंट वापस भी ले लिया जा रहा है, जो नेटफ्लिक्स को और ढेर सारे कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन जहां अपोनेंट के पास, जहां कंपटीशन के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, वहीं नेटफ्लिक्स के पास केवल एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो डिपेंडेंट है केवल सब्सक्रिप्शन फी पे। इसीलिए मैंने कहा कि नेटफ्लिक्स आज 2021 में फिर से चुनौतियों से घिर गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नेटफ्लिक्स बैंकरप्ट हो जाएगा या कुछ और, बल्कि मैं बस इतना कह रहा हूं कि नेटफ्लिक्स अधिक समय तक मार्केट लीडर बना रहेगा या नहीं। अब 4 बड़े सवाल उठते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, जो नेटफ्लिक्स की फ्यूचर शेयर प्राइस को निर्धारित करेंगे। पहला, हाउ विल नेटफ्लिक्स बिल्ड अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम? क्या नेटफ्लिक्स अपने प्लेटफॉर्म पे एड रन करेगा? क्या ये अपने सब्सक्रिप्शन को और बढ़ा देगा या अपने कंटेंट को थिएटर पर रिलीज करेगा? दूसरा सवाल, क्या नेटफ्लिक्स क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ही मामले में डिज्नी और HBO जैसे कंटेंट प्रोडक्शन को मैच कर पाएगा? तीसरा, क्या नेटफ्लिक्स मार्केट लीडर पोजीशन को खो देगा और बस एक स्ट्रीमिंग ऐप बन के रह जाएगा? चौथा, क्या नेटफ्लिक्स वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के साथ पार्टनर करेगा ताकि वह अमेजन को compete कर पाए? कमेंट सेक्शन तो आपका ही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। मैं भविष्य में और भी पावरफुल कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगा।
वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।